अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप सब। अच्छा बेटा, हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था और कल हमने पढ़े थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कुछ पॉइंट रह गए थे, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि हमें स्केल कैसे चूज़ करना होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, चूज़ अ सूटेबल स्केल। अब बेटा देखें, सिंपल सी बात है। आप ना सपोज़ कर लें आप लाहौर में बैठे हैं और आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है फैसलाबाद। ठीक है, अब अगर आपने लाहौर से फैसलाबाद जाना है और आपको पता है डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, सपोज़ कर लो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब बेटा आप पेपर पे जब ड्रॉ करेंगे ना तो 300 किलोमीटर नहीं ड्रॉ हो सकते, ये तो सबको पता है। तो अब इस स्केल को मेंशन भी आपने करना होता है और आपको इतना बड़ा डिस्टेंस बनाना भी नहीं आता पेज पे। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई सूटेबल स्केल चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरा जो 100 किलोमीटर है ना, क्योंकि देखिए 300 किलोमीटर था, तो मैंने कहा था 100 किलोमीटर जो है ना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है मेरे। ठीक है ना, क्योंकि पेज पे ड्रॉ करने के लिए मुझे स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने कह दिया 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो जाहिर सी बात है, अब ये समझ ले मेरा घर है, ये स्कूल है, इनके दरमियान में सपोज कर लो 300 किलोमीटर थे, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने स्केल चूज़ कर लिया। अब मैंने स्केल से क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, और ये देखें स्कूल आ गया। यानी स्केल चूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप इजीली कोई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता देती हूँ। आपने ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम तो देखे ही हैं। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन से होते हैं, हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। दूसरा, जब परपेंडिकुलर लाइन किसी भी पॉइंट पे मीट अप कर रही होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब देखें, इस पॉइंट के ओरिजिन से लेफ़्ट पे जाते हैं तो वो कहलाता है एक्स एक्सिस, ओरिजिन से राइट पे जाते हैं तो वो, ओरिजिन से लेफ़्ट पे जाते हैं तो नेगेटिव एक्सिस, और ओरिजिन से राइट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अपवर्ड जाएंगे तो वाई एक्सिस और नीचे आएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस। अब बेटा सपोज कर लें एक्स और वाई के दरमियान में ये कोई भी पॉइंट है, ये कोई भी सपोज कर लें बी है, बटरफ्लाई, ये सपोज कर लें कि इस रीजन में आ गया। अब देखें, मैंने ओरिजिन से पॉइंट आउट करना है, तो फिर ओरिजिन से मैं एक लाइन खींचूंगी और किस पॉइंट तक लेकर जाऊंगी, उस पॉइंट तक जहाँ पे वो बटरफ्लाई या बी बैठी हुई है। अब मुझे नहीं पता इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो मैं चेक कर लेती हूँ। देखें ये कौन सा पॉइंट था, कहाँ पर आ रहा है, एक्स पे ये आ रहा है 3.9 पे तकरीबन। ठीक है ना, और वाई पे भी चेक कर ले वो कहाँ पे आ रहा है, वो तकरीबन 4 पे आया। तो आपको पता सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं एक्स की, फिर लिखते हैं वाई की। तो लो जी, मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया, पहला आ गया 3.9, बेटा इसको ऑलमोस्ट मैं 4 भी कह सकती हूँ, और उसके आ गया 4। तो ये मेरे पास दो कंपोनेंट्स आ गए, एक्स और वाई। ठीक है, इसी तरह से बेटा ये तो सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट है, कल को हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जब टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स आते हैं हमारे पास, उन्हें हम बोलते हैं प्लेन वेक्टर्स, और अगर 3 डायमेंशनल आना शुरू हो जाए तो उन्हें बोलते हैं हम स्पेस वेक्टर। बेटा प्लेन वेक्टर की 2-3 बातें आपने याद रखनी है। जो प्लेन वेक्टर्स है ना, असल में 2D वेक्टर कहलाते हैं। इसमें 2 ही कोऑर्डिनेट होते हैं, 2 ही एक्सेस होते हैं और एक एंगल होता है थीटा, जैसे कि ये। ठीक है ना, देखें एक्स था, ये देखें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्स हो सकते हैं, और दोनों वाई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी एक्स और वाई जब भी इंक्लूड होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्लेन वेक्टर। अब देखिए ये एक वेक्टर तो ड्रॉ हो गया, इसका चाहे कोई भी नाम रख दे, ये सपोज कर ले मैंने ए वेक्टर का नाम रख दिया। अब एक्स से लेकर मैं ए वेक्टर तक जो एंगल बनाऊंगी ना, उसे हम नाम देंगे थीटा। ठीक हो गया, तो फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट भी आप देख लें, 2D वेक्टर कहलाएंगे, 2 ही कोऑर्डिनेट होंगे, 2 ही एक्सिस होंगे, और एंगल का क्या नाम रखना है, थीटा। अब बेटा थीटा खुद देखें हमने कैसे बनाया, थीटा हमने बनाया है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेके वेक्टर के साथ हमने बनाना है एंगल। ठीक है ना, अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं थीटा की। थीटा इज एन एंगल विच अ वेक्टर मेक्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होती है ना, उल्टी चलना, घड़ी का उल्टा चलना, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें हमारा थीटा जा रहा है, इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेंशन कर दी। ये आप अगर एग्जांपल के तौर पे लिखना चाहें, डायग्राम बनाना चाहें तो ये आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो फिर बेटा स्पेस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसमें अगर इसमें 2D वेक्टर्स थे, इसमें 3D वेक्टर्स होंगे, इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, 3 एक्सिस हो जाएंगे और 3 ही एंगल होंगे। और एंगल्स कौन कौन से होंगे, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। अब बेटा अल्फ़ा किसका है, बीटा किसका है, गैमा किसका है, तो ये देखें
अल्फ़ा जब भी बनाना है वो एक्स एक्सिस के साथ ही बनाना है, बीटा आपने जब बनाना है वो वाई एक्सिस के साथ, और गैमा आपने जब भी बनाना है वो जी एक्सिस के साथ। तो देखें ये डायग्राम भी चेक कर लें, ये मैंने 3 कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए, ये एक्स, वाई और जी, और दरमियान में एक वेक्टर ए भी ड्रॉ कर लिया। अब बेटा एक्स से लेके ए तक जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, अल्फ़ा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस में हमने बता दिया अल्फ़ा एंगल ही रखना है, ठीक है। वाई से ए वेक्टर तक जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, बीटा। क्यों? क्योंकि बीटा में हमने बोल दिया कि वो वाई एक्सिस के साथ ही बनेगा। सेम इसी तरह जी एक्सिस के साथ बनाएंगे तो वो गैमा बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 टर्म्स हैं, आपने अच्छे से ये अपने जहन में बिठा लेने हैं। आगे बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं वेक्टर की, तो इस ये ना थोड़ी थोड़ी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले है पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। तो बेटा पैरेलल वेक्टर देखें वही होते हैं, लिखा भी हुआ है, दोज वेक्टर विच आर इन सेम डायरेक्शन, जो सेम डायरेक्शन में होंगे उन्हें क्या कहते हैं हम, पैरेलल वेक्टर। अब देखें ये ए है, ये भी उधर जा रहा है, बी भी उधर जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा बेटा ऐसा भी हो सकता है ये बी ज़्यादा आगे भी जा सकता था, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं, लाजमी नहीं दोनों बराबर ही हों। तो पैरेलल वेक्टर में बस डायरेक्शन एक जैसी होनी चाहिए और एंगल 0 होगा तो वो क्या कहलाएगा, पैरेलल वेक्टर। तो फिर बेटा एंटी पैरेलल क्या होगा, अगर इसमें सेम डायरेक्शन है तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, सिंपल। दोज वेक्टर विच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ए इस तरफ जाए तो फिर बी को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, और एंगल कितना होता है इनके दरमियान में, 180 डिग्री। आगे देखें बेटा, आगे है इक्वल वेक्टर। देखें पैरेलल और इक्वल वेक्टर में एक ही डिफरेंस है और वही मेन डिफरेंस है, पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है ना, लेकिन इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी सेम होती है और डायरेक्शन भी सेम होती है, ठीक है। ये बात ज़हन में रखनी है। तो देखें ए जितना बनाना है बी भी आपने उतना ही बनाना है, ठीक है, और वो क्या है, थीटा एंगल इसमें कितना होता है, 0। सेम इसी तरह से हम नल वेक्टर देखें, हुज मैग्नीट्यूड इज़ 0, जिसका नल है ना बेटा, नल, तो नल का नाम मतलब ही क्या है, 0। तो आपने बताना जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा और वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, आर्बिट्रेरी का मतलब है रैंडम डायरेक्शन में वो जा सकता है, वो क्या कहलाएगा, नल वेक्टर। अब देखें ये पॉजिटिव ए वेक्टर ले लिया और ये मैंने नेगेटिव ए वेक्टर ले लिया, तो दोनों का सम करेंगे तो वो 0 बनेगा। आपने 0 नहीं लिखना, 0 वेक्टर लिखना है, ऊपर एरो लगाना है, और तभी वो कहलाएगा कि हमारे पास नल वेक्टर है, ठीक है। आगे देखें, आगे है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर आप खुद बताएं, नेगेटिव है ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन ही होगी, तो आपने कहना विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखें ए इस तरफ है तो बी दूसरी तरफ होगा, और आपको पता है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, जैसे कि एंटी पैरेलल वेक्टर में भी था। कोलिनियर, बेटा देखिए लीनियर है, कोलिनियर है ना, नाम में लीनियर छुपा है, तो आपने बताना है ये ऐसा वेक्टर है जो एक ही लाइन में, लीनियर है ना, तो आपने कहना एक ही लाइन में प्रेजेंट होता है, एक ही लाइन में लाई कर रहा था। अब देखिए ये एक ही लाइन थी जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से समझ लो। अब उसी में तीनों वेक्टर आ गए, ए भी उसी में है, बी भी, सी भी, तीनों उसी में आ गए। अगर तीनों उसी में आ गए तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। आगे है कोप्लेनर। बेटा देखें अब इसके नाम में क्या है, प्लेन, तो फिर ये एक प्लेन में लाई कर रहे होंगे, विच लाइज ऑन सेम प्लेन। देखिए प्लेन एक ही है, ये देखें ओरिजिन चारों का एक ही है। अब ए भी, ए इधर जा रहा है इस ओरिजिन से, बी इधर जा रहा है, इसी ओरिजिन से सी जा रहा है, इसी ओरिजिन से डी, तब एक ही प्लेन पे जब लाई कर रहे होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1। बेटा यूनिट है ना, तो यूनिट का मतलब भी 1 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ऐसा जिसमें मैग्नीट्यूड क्या होती है, 1 होती है, और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात आपने इसकी याद रखनी, यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, तो कोई भी वेक्टर देखें इसमें क्या था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो वही फार्मूला बन गया, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को हम ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में शो कर रहे होते हैं, और डायरेक्शन है ना, तो बेटा यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, ए और ऊपर कैप। तो मैंने साइड पे मेंशन भी कर दिया है कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की। आप इसे चाहें तो ए कैप भी पढ़ सकते हैं या ए हैट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, इसको यहीं रहने दे तो फिर ये ए मैग्नीट्यूड उधर नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा कुछ स्पेसिफाई यूनिट हमने किए हुए हैं। अगर आई यूनिट वेक्टर लिखना है तो वो हमेशा एक्स एक्सिस को ही शो करा होगा कि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। जे यूनिट वेक्टर है तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, के यूनिट वेक्टर है तो वो जी डायरेक्शन में होगा, और इन सब की मैग्नीट्यूड बराबर होती है, और वो किसके इक्वल होगी, 1 क्यों, क्योंकि बेटा यूनिट वेक्टर है तो फिर जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड उसकी 1 ही होगी। तो ये भी देख लें,
एक्स वाई और जी। बेटा अच्छा ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक्स लाजमी है कि यहीं हो, वाई लाजमी यहीं हो, यहाँ पे भी वाई आ सकते हैं, यहाँ जी आ सकता है, यहाँ एक्स भी आ सकता है, ठीक है। तो जहाँ एक्स होगा वहाँ आई यूनिट वेक्टर, जहाँ वाई होगा वहाँ जे यूनिट वेक्टर, जहाँ जी होगा वहाँ के यूनिट वेक्टर। सेम इसी तरह से आप यहाँ देखें, जब आपके पास एक्स वाई जी में नहीं आता, सपोज़ कर लें वो किसी एक्स और वाई के दरमियान में कहीं आ जाता है, तो फिर बेटा उसके लिए 2-3 यूनिट्स हमारे पास स्पेसिफाई हैं। फिर हम कहते हैं आर यूनिट वेक्टर, जैसे कि ये आर यूनिट वेक्टर या फिर एन यूनिट वेक्टर। आई जे के को हम बोलते हैं स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर, आर और एन को हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफाइड यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, आज आप लोगों ने इतना ही करना है, टर्म्स वगैरह ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ही, क्योंकि ये आगे लेक्चर में इंपॉर्टेंटली यूज़ भी होंगी, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर कल आप लोगों को एक लॉन्ग क्वेश्चन करवाना है हमने, ठीक है। चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।